हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस। याद रखिएगा, फिजिकल साइंस के जितने भी एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर का आंसर सॉल्यूशन समझाने के तरीके आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री की वीडियो पहले आ चुकी है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आप देखना, जल्द ही आपको जो है सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। लर्निंग एंड टीचिंग के वीडियो आज मैं कोशिश करूंगा दे दूं रात तक, ताकि आप लोग जो है उसकी तैयारी कर पाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एकदम आगे जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। जिनको लग रहा है कि वो एग्जाम ठीक ढंग से नहीं लिख पाएंगे बीएड सेमेस्टर 2 का विनोबा भावे में, तो आपको मैं बता दूं 49 रुपीज में आप पीवाईक्यू ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की, पांचों जो सब्जेक्ट आप एग्जाम देने वाले हो, सभी पेपर के पीवाईक्यू आपको 49 रुपए में मिल जाएगा। बाकी 199 रुपए में सजेशन मिल जाएगा, जिसमें आंसर के साथ होगा। यानी कि एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा, लॉन्ग आंसर को क्वेश्चन जो है अलग से मिलेगा। बाकी डेमो वगैरह नहीं दे सकता हूं मैं, उतना वक्त मेरे पास नहीं है कि डेमो डेमो खेलूं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे के फिजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं, भौतिक विज्ञान के पेपर को देखते हैं। भौतिक विज्ञान आप इसे कहो या जो भी कहो, एक्चुअली केमिस्ट्री भी इसमें मिला होता है। 2021 विनोबा भावे के सवाल से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूटन्स लॉ दैट टॉक्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए ये यहीं पे आपका देखिए की मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, सेकेंड लॉ में, थर्ड लॉ में, या फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में मिलेगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। क्यों होगा भाई, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। न्यूटन के सेकेंड लॉ को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बात की गई है द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, उसमें रेट ऑफ चेंज की बात की गई है। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स, ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ का एकदम कोर प्रिंसिपल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट में जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको भी पता है कि वो डील करता है इनर्शिया से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया से डील करता है। हो सकता है कि एग्जाम में ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ना आए, हो सकता है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आ जाए। तो पहला जो लॉ है वो इनर्शिया से डील करता है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है, स्टैटिक्स है, तो वो स्टैटिक्स ही रहेगा। अगर मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा, अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल, आई मीन मुझे नहीं लग रहा हिंदी में मैं सही कह पा रहा हूँ या नहीं, बाहरी बल जब तक उस पर ना लग जाए तब तक वो जो है चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा। तो ये जो है मोमेंटम रेट चेंज की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में आप जानते हो, एक बार तो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो बोलता है ना, आप सामने वाले को अगर कुछ गलत भाषा का यूज करोगे तो सामने वाला भी आपको गलत भाषा में ही जवाब देगा। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस combine with one molecules of oxygen gas to produce two molecule of water is an example of। जब हाइड्रोजन गैस के दो अणु ऑक्सीजन गैस के एक अणु से मिलकर हाइड्रोजन पानी के दो अणु बनाते हैं, तो यह किसका उदाहरण है? देखिए लॉ का उदाहरण है, लॉ यानी कि ये नियम है। अब कौन कौन सा नियम है जिससे ये हम लोग तैयार कर सकते हैं? देखिए पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि आप कुछ भी कर लो, मास जो है वो कन्वर्ज ही रहेगा। ठीक है, फॉर्म चेंज हो सकते हैं लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेगा लॉ में, पहली बात। दूसरी बात, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मिला रहे हो यानी कि H2O बना रहे हो आप, और एक जो है ऑक्सीजन का है। एक तो नहीं लिखा जाता, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो H2O है, अब H2O2 बना दोगे तो ये अलग बन जाएगा। क्या बनेगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो कहने वाली बात है कि एक राइट प्रोपोर्शन में आप जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में से आगे बढ़ाते हो। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो गया, ये फैक्ट नहीं है, ये लॉ है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हेन यू से योर स्टूडेंट टू रिमेंबर अ फॉर्मूला बाय गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टीन, ऐसे समझ लो कि आपने जो है a प्लस बी का फॉर्मूला बच्चे को पढ़ा दिया कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपने बच्चे को समझा दिया। ठीक, अब बच्चा को आपने जो है बता दिया कि आप जो है 101 को ब्रेक कर दो, या आप उसे 100 + 1 लिख दोगे और आप बोलोगे कि चलो इसका जो है फॉर्मूला आप तैयार करके ऐसे जो है करके बताओ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपने पहले क्या किया, फॉर्मूला बताया। ध्यान से समझिएगा, आपने फॉर्मूला बता दिया यानी कि रूल बता दिया, नियम बता दिया। उसके बाद आप एग्जाम्पल की ओर जा रहे हो, बाद में एग्जाम्पल को चूज कर रहे हो, और ये मैथ में ज्यादा होता है। ये क्या है,
ये डिडक्टिव अप्रोच है, लेकिन डिडक्टिव अप्रोच को ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। सबसे अच्छा इंडक्टिव को माना जाता है। क्यों? इंडक्टिव में आप पहले एग्ज़ाम्पल बता देते हो बच्चे को, एग्ज़ाम्पल बता देते हो और फिर जो है आप एक्सरसाइज़ की ओर आते हो। जैसे मैं मान लूँ कि आप बच्चे को सर्कल पढ़ाने जा रहे हो, तो ये आपने लेसन प्लान में भी सीखा होगा कि बच्चे को टॉपिक रिवील नहीं करते हैं, गेस करने के लिए आप जो है उसे प्रोत्साहित करते हो। जैसे आप बताओगे कि साइकिल के पहिए का जो है शेप कैसा है, आप बताओगे आपकी माँ जो रोटी पकाती है, आपके पिताजी जो रोटी पकाते हैं, वो उसका शेप कैसा है। आप और 10 तरह से चीज़ों से जो है आप पूछ सकते हो कि जो सर्कल वाली चीज़ें हैं वो कैसा है? तो बच्चा के दिमाग में ना ये बात आ जाएगी, अच्छा ये बार-बार गोल-गोल, गोल-गोल जो है घुमाया जा रहा है, दैट मीन्स सर्कल पढ़ाने की बात लगता है सर कर रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम्पल से फिर आप रूल की ओर आ रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग निगमन मेथड या फिर हिंदी में इंग्लिश में डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड में थोड़ा-सा इसे आगे कर लूँ, 1 मिनट, हाँ। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन पूरा दिखेगा आपको, वेट अ मिनट, 1 मिनट, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। क्या बोला गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टीचिंग मेथड बेस्ड मोर ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी इन फिजिकल साइंस टीचिंग? भौतिक विज्ञान के शिक्षण में कौन-सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों की गतिविधियों पर अधिक आधारित है? बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है? बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिस्कशन मेथड में टीचर भी इन्वॉल्व हो सकता है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना। बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यहाँ पे बातचीत हो रही है। क्वेश्चन आंसर में बच्चा क्या करेगा? बातचीत, आई मीन आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या किसी दोस्त से पूछने के लिए कहा तो वो आंसर कर रहा है, तो ये सही मेथड नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा? बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा, रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर पाएगा। जैसे आपने बायो पढ़ाया, बायो में बोला कि अगर बीज को मिट्टी के नमी नमी वाली जगह पे अगर आप जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे अगर नीचे जो है ज़मीन में के अंदर जो है बीज डाल दोगे, सीड डाल दोगे, तो उससे जो है एक बड़ा पौधा बनेगा। तो ये रियल लाइफ अप्रोच है। ये क्या है? रियल एक्टिविटी है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या करेगा? बच्चा ज़्यादा एक्टिवेट होगा, यानी कि वो क्या करेगा? यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएगा। तो ये सबसे बेहतर तरीका है, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। ठीक है? और वैसे भी कहा जाता है कि रियल लाइफ अप्रोच से बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। ठीक है? और इससे क्या होगा? बच्चे का विकास ज़्यादा हो पाएगा। रियल लाइफ से जो है वो रिलेवेंट कर पाएगा, लर्निंग बाय डूइंग कर पाएगा। आप लोग तो सैर स जब जाओगे आप तैयारी करोगे इसकी सीटेट की, तो वहाँ पे आप लर्निंग बाय डूइंग पे जो है ज़्यादा फ़ोकस करोगे, ठीक है? एनसीएफ में इसकी बात की गई है, लर्निंग बाय डूइंग पे फ़ोकस करना है, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल आपको बताना है, तो ये लर्निंग बाय क्या हो जाएगा? डूइंग इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है देखिए, बोला गया है व्हिच ऑफ द नॉन प्रिंट मटेरियल कैन बी यूज्ड टू बेटर एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर इन फिजिकल साइंस मेथड या टीचिंग? यानी कि भौतिक विज्ञान में शिक्षण में परमाणु संरचना को बेहतर ढंग से समझाने के लिए गैर मुद्रित नॉन प्रिंटेड सामग्री की उपयोग किया जा सके, यानी कि प्रिंट आप नहीं कर सकते हो, ऐसे आप समझा सकते हो, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? आपको एक स्टिल पिक्चर ले आओगे, ऑडियो से बताओगे, 3D एनिमेशन से बताओगे या क्ले से बताओगे। तो देखिए, जब आपको बोल दिया गया कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया गया है नॉन प्रिंटिंग, तो पिक्चर वाला तो काम होगा नहीं, ठीक है? ऑडियो तो ऑडियो का काम करेगा, तो बच्चा कैसे देख पाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? क्ले मॉडल से भी ठीक नहीं होगा। ये सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? 3D एनिमेशन से बच्चा जब सीखेगा तो वो चीज़ों को डायनेमिक विजुअल में देख पाएगा। किस में देख पाएगा? डायनेमिक में वो देख पाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, वो डायनेमिक अप्रोच यहाँ पे लगा पाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा कि हाँ भाई, क्या किसके बारे में बात की जा रही है, कॉन्सेप्ट समझ पाएगा, ठीक है? वो एंगेज होगा इसमें, बच्चा जो है इसमें क्या होगा? एंगेज होगा, यानी कि उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ भाई, क्या ये हो रहा है? इंटरेस्ट लेकर के वो पढ़ेगा। समझना मेरी बात को, ठीक है? तो ये जो 3D है, ये क्या है? नॉन प्रिंटिंग नेचर इसका है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, डिडक्टिव मेथड ऑफ अ टीचिंग वाज प्रोपोज्ड बाय। देखिए एकदम डायरेक्ट सवाल पूछ दिया गया, बहुत वीवीआई है ये। डिडक्टिव अप्रोच किसने शुरुआत किया था? डिडक्टिव अप्रोच की पहले मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से बताया था, ये 2020 का सवाल है। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ? डिडक्टिव का मतलब हुआ जिसमें आप पहले क्या बताते हो, रूल से आप एग्जाम्पल की ओर जाते हो। रूल यानी कि नियम से आप जो है उदाहरण की ओर जा रहे हो। नियम आपने बता दिया बच्चों को, फिर आप जो है उदाहरण से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। ये हुआ डिडक्टिव अप्रोच। हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि उदाहरण दे करके, उस समय आप समझना। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तू। अरस्तू ने जो है इसके बारे में बात की थी। अरस्तू या फिर इंग्लिश वाले बच्चे अरिस्टोटल बोलेंगे इसे। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, और हाँ, हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाए, कई कई बार ये पूछा जा सकता है फैक्चुअल क्वेश्चन कि कब किया था इन्होंने,
जो ये कौन से फिलोसोफर हैं? डिडक्टिव अप्रोच जो है, जैसे कि अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से फिलोसोफर हैं? तो याद रखिएगा ये ग्रीक फिलोसोफर हैं। एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे ग्रीक फिलोसोफर है। कब किया था? तो भाई 384 से 322 ईस्वी तक ये बचे थे। उसी दौरान इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान इसका जो है काम किया है। एग्ज़ैक्ट डेट अभी तो नहीं बता सकता हूँ मैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ डिडक्टिव अप्रोच का, अगर इतनी बात हो गई है, इतना खर्च हो गया है समय तो। देखिए, जैसे आप बोलते हो ना कि मेटल क्या करता है, हीट करने पे अगर आप मेटल को गर्म करोगे, मेटल मतलब धातु को, तो वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा वो, ठीक है ना? एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। तो ये क्या हुआ, आपने एक रूल बता दिया कि जो भी धातु हैं, जो मेटल हैं, उसको गर्म करने से वो फैलता है। आप एग्ज़ाम्पल बताओगे कि आयरन को गर्म करने से लोहार क्या करता है, उसे फैला देता है। ये क्या हुआ, उसका उदाहरण हुआ, ठीक है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हाँ, एक और बात, इसमें अप्रोच क्या होता है, इसमें जनरल अप्रोच से स्पेसिफिक की ओर जाया जाता है, ठीक है? जनरल से स्पेसिफिक यानी कि साधारण से आप जो है विशिष्ट की ओर जाते हो, ठीक है? ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी ब्लूम ने जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात की थी, आपको भी पता है ब्लूम के बारे में, ठीक है? आर्मस्ट्रॉन्ग साहब जो है ह्यूरिस्टिक मेथड, याद रखिएगा ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? 1 मिनट। देखिए, पढ़ाते-पढ़ाते मेरे वो जो डिजिटल बोर्ड का पेन होता है वो टूट गया। एक्चुअली डिजिटल बोर्ड का पेन तो नहीं कहूँगा मैं इसे, ये बल्कि मेरा पेन टैब का था, ठीक है? पेन टैब जिससे लिखते हो आप वो टूट गया निब इसकी। ख़ैर, दूसरा मैंने स्टार्ट कर लिया, मैंने वो बैकअप रखा हुआ था इसका, एक और एडवांस में मँगा के रखा था। तो फिलहाल हाँ, बात कर रहे थे हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग की, ठीक है? शायद मुझे याद भी नहीं है, 1 मिनट, ये थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, न्यू पेन है ना, लिखने में भी दिक्कत हो रहा है ये, ठीक है? आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने जो है ह्यूरिस्टिक मेथड का अप्रोच दिया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? यानी कि भौतिक विज्ञान अगर आप पढ़ाते हो तो सबसे अच्छा मेथड क्या है जिससे आप जो है बच्चों को समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले बोला गया है लेक्चर मेथड। देखिए लेक्चर मेथड जहाँ दिखे उसको काटिए, ठीक है? लेक्चर मेथड से बचिए, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप जो है ये पढ़ा सकते हो। ऑब्जर्विंग मेथड भी होता तो वो भी ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है? तो ये सबसे बढ़िया मेथड जो होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्ट मेथड होगा, जहाँ पे बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। अब देखिए डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन जो है किसके द्वारा खोजा गया? डाल्टन के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। पेन अभी भी ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो फिलहाल आंसर इसका देखिए जो वो होगा रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और देखिए थोड़ा बहुत जानना आपको चाहिए, कब किया था ये भी पूछा जा सकता है, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 सेकंड में क्या बोलूँ, अब ये चल ही नहीं रहा है पेन सही से, ठीक है? 1919 में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन से हम लोग जो है किसी भी वेट को मेजर करते हैं कितना न्यूटन का है, ठीक है? फोर्स का भी एसआई यूनिट क्या होगा आपका, वो भी न्यूटन ही होगा, ठीक है? और जैसे कि एक बात और जान लीजिए, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, कहाँ पे ये सही चलेगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, 1 सेकंड में हाथ से ही लिख लेता हूँ, इससे लिखना दूभर है। वेट का क्या हो जाएगा, mg, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है, 1 मिनट, हाथ से तो फटाफट चल रहा है ये, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हु वाज द फादर ऑफ अ क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी के पिताजी किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर मैं बात करूं क्वांटम थ्योरी की, तो ये मैक्स प्लैंक के द्वारा ये काम किया गया था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है ही नहीं उसमें, ठीक है? मैक्स प्लैंक के द्वारा, 1 मिनट में लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद बोलता हूँ, ठीक है? मैक्स प्लैंक के द्वारा जो है क्वांटम थ्योरी की बात की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो 1900 में जो ये इन्होंने काम किया था, वो कब किया था, 1900 में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इसका आंसर सही हो जाएगा। कई बार हम लोग नन ऑफ दीज को जो है हल्के में ले लेते हैं, हल्के में लेते तो आप हल्के हो जाते। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने इसे खोजा था, ठीक है? अब देखिए ये कब खोजा था, ये ध्यान में रखिएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की जा रही है तो 1905 में। कई बार ना ये सिद्धू कानून में ज़्यादा किया जाता है, ईयर ही ये पूछ लेते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार ये जो है डायरेक्ट मेथड से सवाल पूछ दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 2019 के सवाल में हम लोग आ चुके हैं। क्या है सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बेसिक ऑफ अ साइंस टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार नहीं है? विद्यालय, शिक्षक, अवलोकन या फिर पाठ्यक्रम। तो देखिए कौन सा विज्ञान शिक्षण का मुख्य आधार नहीं है। देखिए विद्यालय, देखिए शिक्षक तो पढ़ाने के लिए जरूरी है, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है साइंस में, सिलेबस का भी होना जरूरी है, लेकिन अगर विद्यालय नहीं भी हो तो बच्चा पढ़ सकता है, यानी कि मुख्य आधार नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला गया है देखिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, शैक्षिक उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ठीक है, ये सवाल पूछ दिया गया है आपसे, किन श्रेणियों में जो है डिवाइड किया गया है। तो देखिए ज्ञान संबंधी उद्देश्य, अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य, कौशल संबंधी। देखिए नॉलेज की बात की जाती है, आप सीख रहे हो तो नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, एप्लीकेशन भी आना चाहिए आपको, स्किल जो है ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी मैं ये देखिए गलत तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ। 99% चांसेस जो है जिस ऑप्शन में उपरोक्त में से सभी होता है वो आंसर होता है, लेकिन कभी कभी जो है आंसर नहीं हो पाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन 99 टाइम्स जो है वो ऑल ऑफ दीज ही इसका सही जवाब होता है, खास करके बीएड वगैरह में इतनी गफलत नहीं होती, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब फंडा मत लगाना आप। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ अ साइंस सब्जेक्ट, निम्नलिखित में से विज्ञान विषय का की प्रकृति कौन सी नहीं है? पहला है ऑथोरिटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता, ट्रूथफुल यानी कि सच, यूनिवर्सिटी यानी कि सार्वभौमिकता, स्पेशलिटी यानी कि विशिष्टता। देखिए जब आप साइंस पढ़ा रहे हो, किसकी बात की जा रही है? साइंस की बात की जा रही है। तो साइंस वाले सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो साइंस में जो है प्रामाणिकता की बात की जाती है, सच होता है, उसमें सत्यता होती है, ट्रूथफुल होता है। सार्वभौमिकता, अब जो काम, अगर आपने कोई मशीन तैयार की, पंखा बनाया जैसे, तो ये पंखा जो है थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने बनाया पंखा, बल्ब, तो ये बल्ब रूस में भी जल रहा है, बर्लिन में भी जल रहा है, इंडिया में भी जल रहा है, पाकिस्तान में भी जल रहा है, श्रीलंका में भी जल रहा है। तो ये क्या है? सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी है इसमें। तो ऑप्शन एक बचा, विशिष्टता नहीं होती है। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपको गलत ही पूछा गया है, नहीं है। नोट वाले सवाल एग्जाम में आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? नेगेटिव वाला चुनना है। प्रोजेक्ट मेथड अभी चिल्ला चिल्ला के आपको बताया हूं कि ये सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग से पढ़ाते हो। इवैल्यूएटिंग मूवमेंट यानी कि मेथड यानी कि मूल्यांकन विधि, ये भी सही है, लेकिन मैंने आपको कहा कि लेक्चर जहां दिखे ना वहां से निकलिए, फटाफट निकलिए, तो ये निकलने वाला ही सवाल था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 16वां सवाल, विच साइंटिस्ट गैप द जनरल थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में किसने बात करी है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। देखिए इस तरह के सवाल के सीधे सीधे जवाब होते हैं, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो आइंस्टाइन साहब इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बात की थी, और ये जो है लाइट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था 1905 से लेकर के 1916 के समय में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1905 से लेकर के 1916 के समय में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ अ साइंस फिजिकल साइंस टीचिंग, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी और मनोवैज्ञानिक पद्धति कौन सी है? यानी कि बच्चों को आप अगर फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? असाइनमेंट यानी कि होमवर्क दे दोगे तो ये तो गलत है। ठीक है, अब देखिए मजा तब आएगा ना कि जब तीनों ऑप्शन सही है। अब डिस्कशन मेथड से भी आप सीख सकते हो, लेकिन डिस्कशन मेथड साइंस में थोड़ा सा जो है ऑड होता है, तो इसे आप काट सकते हो। अब बचा दो, घूमने वाली बात है, ठीक है, रियल लाइफ से ये कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उससे भी बेहतर क्या होगा जब आप डिस्कवरी मेथड करोगे? तो ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा, अन्वेषण पद्धति इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में भी है, पहले ऑप्शन यानी कि जब आप घूमने जाओगे वहां भी एक्टिव लर्निंग होगी, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है। इसमें साइकोलॉजिकल, ये जो लाइन ऐड कर दिया ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी बच्चे को, प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन बच्चा कर पाएगा इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला सवाल है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरर शब्द से हुई है, इस किस या जो है किस भाषा का शब्द है?
यानी कि द वर्ड करिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वर्ड क्यूर। देखिए बोला गया है कि ये किस भाषा से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैटिन से ये संबंधित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है टू रन, दौड़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दौड़ना, या करिकुलम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फैक्चुअल सवाल है ये। अगला सवाल, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडियो मटेरियल, यानी कि आप जो है ऑडियो सामग्री में किसे शामिल नहीं करोगे। रेडियो तो ऑडियो ही चलता है, ग्रामोफोन सिर्फ इसमें जो है गाना ही सुन पाते हो आप, मैगजीन में गाना नहीं बजता है, टेप रिकॉर्डर में गाना बजता है। पूछा गया है नहीं, नॉट वाले शब्द को आपको चुनना था, तो मैगजीन कभी भी आवाज नहीं निकालती। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, हुज स्टेटमेंट इज दैट अ टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ अ टीचर्स। यह कथन किसका है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षकों का शिक्षक है, यानी कि बुक जो है, बुक को ज्यादा यहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा है। यह बात किसने कही थी? डॉक्टर थ्रिंग्स ने कही थी, और ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। फैक्चुअल सवाल है, ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आगे देखिए अगला सवाल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? सीधा सवाल है, फैक्चुअल सवाल है। ऑप्शन याद रखिएगा, नई दिल्ली। ये विनोबा भावे में आखिरी ईयर में पूछा गया था। ठीक है, 2024 में पूछा गया, न्यू दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, द लाफिंग गैस इज, हंसाने वाली गैस कौन सी है? N2O। N2O को क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका अगर मैं केमिकल नाम बोलूं तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। लिख देता हूं मैं, आप लोग लिख लीजिएगा, पेन पेपर पे जरूर लेकर बैठे। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, एसिड रेन में कौन कौन जो है केमिकल जो है जिम्मेदार है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आपने कितनी पढ़ाई करी है। हो सकता है कि यही सवाल आ जाए एग्जाम में, आने वाले सवाल हैं, ये रियल लाइफ से संबंधित है, तो ये सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, साइंस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंस। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? साइंटिकिया से। देखिए साइंटिया से। ठीक है, और कई बार मैं तो ICSE बच्चों को पढ़ा रहा था उस समय, तो उसमें मैं देख रहा था कि वहाँ पे ना ये बुक का नाम साइंस की जगह साइंटिया लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जान लीजिए नॉलेज होता है। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। ये मैंने गूगल में सर्च किया था कि सेंटिया का क्या मतलब होता है। नॉलेज इसका मतलब होता है टू नो। अगर मैं वर्ब की बात करूं, इसका मतलब होता है टू नो, किसी चीज को जानना, टू नो। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पेन से लिखना आसान होता है, बट पेन मेरा वो न्यू है, अभी उसकी नींव तो चल नहीं रही है। खैर कोई बात नहीं, हाथ से ही काम चलाएंगे। हु परफाउंडेड द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल के बारे में किसने बात की थी? तो देखिए इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। एस चंद्रशेखर, भारत के अभिमान, भारत के स्वाभिमान, एस यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी बात की थी। कब? 1930 में, 1930 में जो है इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, ब्लैक होल के बारे में। तो सोच लीजिए हम लोग भी बहुत आगे हैं। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे एक नाम है रमन, तो रमन साहब ने क्या किया था? सीवी रमन ने, इन्होंने रमन इफेक्ट की बात की थी, जिसमें लाइट के स्कैटरिंग के बारे में इन्होंने बात की थी। तो ये क्या हो जाएगा? रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बात किया था। अब भाभा साहब कौन है? HJ भाभा। तो देखिए इसने इन्होंने जो है कॉस्मिक रेज की बात की थी। इन्होंने जो है कॉस्मिक रेज के बारे में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, बाकी एक बचे हुए, इनके बारे में आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा बोस साहब ने क्या क्या काम किया था। 25वां सवाल, NCFSE 2023 पब्लिश्ड बाय, यानी कि NCF 2023 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, ये सीधा फैक्चुअल सवाल है। NCERT के द्वारा ये प्रोफाउंडेड किया गया था। NCERT का पूरा नाम आप लिख के बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट ईयर कब था वो आप बताएंगे, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, वो भी बताइए। अगला सवाल देखिए, ये आपकी मर्जी है, आप नीचे कमेंट करके लिखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आपका भला हो जाए। बाकी आप NCERT का फुल फॉर्म, NCTE का फुल फॉर्म, ये तो आपके मुंह पे होना चाहिए। CBSE का फुल फॉर्म, ये एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड बाय, यानी कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो BS ब्लूम्स के द्वारा ये किया गया था। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में आपने पढ़ा था, जहाँ पे किसकी बात होती है? सबसे पहले नॉलेज की, फिर कॉम्प्रिहेंशन की, फिर एप्लीकेशन की, फिर अगर मैं बात करूँ तो एनालिसिस की, और फिर आखिरी सिंथेसिस की बात होगी, और फिर आखिरी में जो है इवोल्यूशन की बात होगी। ये कई बार एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है, पहले नॉलेज आएगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिर आएगा एनालिसिस, फिर आएगा एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, और फिर इवोल्यूशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 27वां सवाल, विनोबा भावे 2023 का सवाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? फिर से एक बार फैक्चुअल सवाल, रॉन्गटन साहब ने किया है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर
बी, रॉन्गटन ने जो है इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था एक्सरे का। कब किया था? 1895 में। गूगल किया हूँ मैं, ठीक है? गूगल से ये बता रहा हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अगला सवाल है 28वां, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसका वर्णन करता है? मैंने कहा था ना ये सवाल आएगा। इनर्शिया, जड़त्व के बारे में बात करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्थिर है, स्टैटिक्स है, तो वो रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अगर कोई मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन करता ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर जो है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करने लगे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 29वां सवाल, दूध का पीएच मान कितना होता है? हो सकता है ये सवाल हूबहू आपसे पूछ लिया जाए। तो दूध का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.6 होता है। और देखिए जब आप पीएच स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 न्यूट्रल आता है, यहाँ पे जो है ये 7 आएगा और ये आएगा 14, ठीक है? 0 से 7 तक वो एसिडिक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये आपको बताना था। अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, हो सकता है कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। आप लोग लिख देना कमेंट सेक्शन में 29 और आंसर लिखना। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ठीक है? यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाएं, तो पढ़कर आपको जाना है, ठीक है? अगर पीएच वैल्यू जो है 7 से मतलब 7 से जो है पीएच वैल्यू कम आ जाए तो वो हो जाएगा एसिडिक, ठीक है? वो एसिड बन जाएगा। इसी तरह से अगर बराबर 7 के बराबर आ जाए तो वो न्यूट्रल होता है, या पता है आपको, वाटर इसमें आएगा। और अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है, 7 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो वो एल्कलाइन बन जाता है, या फिर आप बेसिक उसे बोलते हो, वो बेसिक बन जाता है। बाकी आपने क्लास 7 में और 10th में पढ़ाई की होगी इसके बारे में, एसिड बेसिस और ये जो आपका वाटर है, सॉल्ट है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, एनसीईआरटी में भी है। 30वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, देयर शुड बी अप्रोचेज वाइल टीचिंग साइंस, विज्ञान शिक्षण के लिए किन दृष्टिकोणों का उपयोग जरूरी है? बाल केंद्रित, सबसे पहले शिक्षक केंद्रित तो होगा नहीं, बच्चे को पढ़ाना आपका है, तो शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित भी मान सकता हूं मैं, लेकिन पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होगा। अब देखिए बात आती है कि इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विज्ञान शिक्षण का सीधा सीधा मतलब है कि आप बच्चे के ऊपर फोकस करोगे, चाइल्ड सेंटर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द पॉट्स यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस कॉल्ड, विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर, वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है? वोल्टामीटर, ऑप्शन थर्ड, ठीक है? वोल्टमीटर को मत टिक कर देना, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। ये डिवाइस क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इसको यूज में लाया जाता है, केमिकल कंपाउंड इसमें रहता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? कॉपर इसके लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, कॉपर से जो है इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मिडिल लेवल कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स इज, ठीक है? जो मिडिल लेवल है कॉग्निटिव का, वो क्या होगा? ब्लूम्स के टेक्सोनोमी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको वहां पर समझाया था, अंडरस्टैंडिंग होगा। बीच की बात कर रहा है तो ये अंडरस्टैंडिंग होगा, मिडिल लेवल अंडरस्टैंडिंग आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द बेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज, प्रोजेक्ट मेथड का बेस क्या है, आधार क्या है? ठीक है, यहाँ से आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा। पहला है ऑरल, फिर है प्रैक्टिकल, फिर है रियलिज्म, फिर है प्रेगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। ऑरल है, प्रैक्टिकल है, रियलिज्म है और प्रेगमेटिज्म है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रेगमेटिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। द बेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ये है। अब देखिए बात क्या है, प्रेगमेटिज्म में क्या होता है, इसमें जो है इंगेज करने की बात की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इंगेज यानी कि बच्चों को आप जो है 100% फोकस करके साथ अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम में नंबर लाने हैं, डर लग रहा है आपको, तो वो फोकस करता है इंगेज करने में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये। डिसीजन मेकिंग इससे बच्चे का ठीक होता है, डिसीजन मेकिंग आप कराते हो बच्चे का। इसके अलावा स्किल भी डेवलप होगा, यहाँ पे स्किल भी लिख देता हूं मैं, स्किल बच्चे का डेवलप होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, प्रेगमेटिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है? लर्निंग शुड बी एक्टिव, एक्सपीरियंस बेस्ड, रियल लाइफ और रिलीवेंट। ये ध्यान में रखिएगा, ये बार बार जो है पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है द सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन इज, यानी कि मूल्यांकन की पद्धति कैसी होनी चाहिए? आप बच्चे को मतलब उसका एग्जाम ले रहे हो, कैसे एग्जाम लेना चाहिए? रिटन, ऑरल या प्रैक्टिकल, सब कुछ। ऑप्शन 4 हो जाएगा। हो सकता है कि किसी को लिखने में दिक्कत आती हो, बोलने में वो फटाफट तेज है, तो ऑप्शन 4 आप जाओगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ऑल ऑफ दीज वाला सवाल 90% टाइम जो है 90 टाइम सही ही होता है। अगला सवाल है, टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हुज, पाठ्य पुस्तक किसका सबसे महत्वपूर्ण साधन है?
ठीक है, टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। किसने ये बात कही थी? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? ये स्टेटमेंट देखिए बर्डन के द्वारा दी गई थी। फैक्चुअल सवाल है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या है, आरसीएम अप्रोच इज यूज्ड। आरसीएम दृष्टिकोण का प्रयोग किस पक्ष के उद्देश्य को लिखने के लिए किया जाता है? तो देखिए आरसीएम अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड, ठीक है, आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड। और अगर मैं सी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कंपिटेंस मेथड। ठीक है, कंपिटेंस, पता नहीं आ पाएगा कि नहीं, हाथ से लिखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंपिटेंस मेथड, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। अब बोला गया ये अप्रोच आप कहाँ लगाते हो? ये अप्रोच आप कॉग्निटिव में भी लगाते हैं, इफेक्टिव यानी कि भावात्मक में भी लगाते हैं, साइकोमोटर में। तो ये ऑप्शन डी आपका सबसे सही जवाब होगा। जैसा मैंने अभी आपको कहा 90% टाइम में ये होता है। अगला सवाल, इन विच मैथड द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम। किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है? ये पूछा गया, फैक्चुअल सवाल है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, बोला गया है कि ध्वनि की चाल, ठीक है, फिर से इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इन विच मैथड द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज मैक्सिमम, वाटर, वैक्यूम, आयरन और इंडिफिनिट। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा सबसे ज्यादा वो आयरन में होगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा साउंड की जो स्पीड होगी वो कहाँ होगी? आयरन में होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। पता नहीं मेरा थोड़ा सा सर्दी हो गई है, मुझे सर्दी लग गई है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लोन्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है चक्रवात के लिए उत्तरदायित्व नहीं निभाता, उत्तरदायी नहीं है? देखिए रेन होने से ना कभी भी चक्रवात नहीं आएगा। पवन की गति से साइक्लोन आ सकता है, तापमान से आ सकता है, ह्यूमिडिटी से आ सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, साइंस मैगजीन एंड साइंस न्यूज़पेपर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। विज्ञान पत्रिका और विज्ञान समाचार पत्र किस प्रकार का ज्ञान के स्रोत हैं? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा सारे चीजों को। ये क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। ये क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स को क्या कहा जाता है ये वो ध्यान में रख लीजिएगा। प्राइमरी सोर्स यानी कि जो पहली बार में आए, जो पहली बार में आए, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल हो गया आपका ओरिजिनल, फर्स्ट हैंड, ठीक है, जो फर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओरिजिनल फर्स्ट हैंड वाली बात। रिसर्च आर्टिकल हो गया है, एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, या फिर ओरिजिनल डेटा कहीं से प्राप्त कर लिया, वो हो जाएगा आपका प्राथमिक स्रोत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 का, द मेन क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट आर, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है? वैलिडिटी यानी कि विश्वसनीयता, बिल्कुल सॉरी यहाँ पे है वैधता। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी कि वैधता, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑल ऑफ दीज तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यानी कि आप अगर कोई टेस्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 41, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम इज कनेक्टेड विथ। भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की दार्शनिक नींव किससे संबंधित है? आइडिया से, हिस्ट्री से, सामग्री से या धर्म से? तो देखिए आप आराम से समझ पाओगे। साइंस मतलब क्या? आइडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले किसी इंसान ने सोचा ही होगा ना कि उड़ना है, तभी तो एरोप्लेन वगैरह बन पाया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया? देखिए, विच एम इज द मोस्ट इफेक्टिव इन फिजिकल साइंस टीचिंग। ठीक है, यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रभावशाली उद्देश्य क्या होना चाहिए? बात हो रही है साइंस की, तो साइंस मतलब डेवलपिंग। ठीक है, 2 3 4 चारों में डेवलपिंग है, फंस जाओगे आप। अब आगे देखिए, साइंटिफिक एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, मॉरल। साइंस में मॉरलिटी की बात नहीं आती है। तलवार काटेगा ही काटेगा, उसके नीचे आप चाकू रख दो, सॉरी नाइफ के नीचे आप गाजर रख दो, हाथ रख दो, वो उसका काम है काटना, वो मॉरलिटी नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। तो दो ऑप्शन तो आपके कटे। सोशल सामाजिक दृष्टिकोण नहीं देखता, वो साइंटिफिक अप्रोच देखता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 43 की ओर। विच साइंटिस्ट गेव द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सवाल हो चुका है, ये सवाल हो चुका है, मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। 43 का आंसर क्या आया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल, इन द कंटेंट ऑफ अ करिकुलम टीचर इज सपोज टू बी नोन एज। पाठ्यक्रम की सामग्री में शिक्षक को किससे जोड़ा जाता है? शिक्षक को किससे जोड़ा जाता है? तो घुड़सवार से जोड़ा जाता है, क्योंकि वो जो है
घुड़सवार, क्रिकेट खिलाड़ी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स राइडर के तौर पर शिक्षक को जोड़ा जाता है। अगला सवाल है टीचर और टीचिंग मटेरियल ऑफ अ टीचिंग इज। देखिए शिक्षण में जो शिक्षण सामग्री है टीएलएम है वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर शिक्षक लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। ये होगा ब्लैक बोर्ड, टीएलएम है ये, डस्टर, खड़िया यानी कि चौक। ऑप्शन 4 यानी कि सभी क्या है टीएलएम के पार्ट हैं। मैप भी आ जाएगा इसमें, और भी जो भी आप यूज करते हो, यूज में लाते हो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। अगला सवाल, हु हैज गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। अभी तो आपने पढ़ा, ब्लूम ने दिया था। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में किसने बात की, बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। कब की थी, 1956 में। देखिए एमएड में किया हूं ना, तो एमएड में ये सब सारे जो है क्वेश्चन वहां पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ने होते हैं, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ब्लूम के टेक्सोनॉमी में जो डोमेन था वो था पहला संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक। इंग्लिश में बोलूं तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और प्याजे साहब ने क्या किया था, कोहलबर्ग ने क्या किया था, स्किनर ने क्या किया था, नीचे कमेंट करके बताइए। हो सकता है कि ये आ जाए सवाल। 47 द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक दृष्टि या फिर पद्धति का पहला चरण क्या है। पहला चरण, देखिए जब मैं वो रिसर्च वाला पेपर पढ़ रहा था एमएड में तो ये पता चला था। ठीक है, परिकल्पना करना, अवलोकन करना, प्रयोग करना या परिणाम की भविष्यवाणी करना। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के सवाल का क्या करोगे आप, इस तरह के पहला चरण क्या होता है, आप ऑब्जर्व करोगे सबसे पहले कि ये है क्या। क्या करोगे आप, अवलोकन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 48 द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस इनेबल्स वन टू डेवलप स्किल। विज्ञान की विषय वस्तु दृष्टि में किस प्रकार के कौशल विकसित करता है। विज्ञान का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या करता है, किस मेथड में करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका देखिए सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा समस्या समाधान विधि का काम करने का, ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल है व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। विज्ञान में निर्माणात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। विज्ञान में जो है आपका क्या निर्माणात्मक मूल्यांकन क्यों जरूरी है। ये डायग्नोस्टिक है, ये क्या है, डायग्नोस्टिक है। सीधा सीधा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 50वां सवाल, लर्निंग एज असेसमेंट मीन्स, यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग का क्या अर्थ है। ठीक है, क्या पूछा गया है, असेसमेंट एज लर्निंग का क्या मतलब है। जब आप खुद से सीखते हो, खुद से अप्रोच करके सीखते हो। जैसे सपोज कर लो कि आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी में नमक आपने डाला या नहीं डाला, आप छोटा सा जो है सब्जी का टुकड़ा निकालते हो और खुद से चख कर देखते हो, टेस्ट कर लेते हो नमक है या नहीं। तो वो आप पढ़ने के दौरान सीख लेते हो, खुद से सीख लेते हो। तो ये हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। क्या हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर से दोहरा दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए विनोबा भावे सेमेस्टर 2 के, तो वो 49 रुपये में दे दिया जाएगा। 199 में सजेशन मिलेगा जिसमें PYQ फ्री में मिल जाएगा, और सजेशन MCQ अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से अलग से, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।